नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छठी कक्षा की एनसीईआरटी के अध्याय 7 को। ठीक है, और इसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, और यहाँ पे एक छात्रा है छठी कक्षा की और उसका नाम रोशन है। वो कहीं जा रही थी उसके जन्मदिन पे उसके दादाजी से नोट मिले हैं और उसी नोट पे उसने दो चीज़ें देखी हैं, एक तो गांधी जी की तस्वीर और छोटे छोटे शेर। तो वो यह विचार करने लगी कि ये शेर आए कहाँ से या फिर बने कैसे, क्यों बने हुए हैं। ठीक है, तो यही हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रारंभ हो रहा है ये चैप्टर। तो यहाँ पे है कि शेरों वाला स्तंभ शीर्ष ये दिया हुआ है, इससे आप लोग बखूबी भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इसके बारे में हम लोग छठे जो अध्याय है, अध्याय 6 उसमें पढ़े हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ठीक है, किस पर? कई स्तंभ पर और पत्थर पर। इससे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी और चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं और चाणक्य ने स्वयं लिखा था इस पुस्तक को। ठीक है, और ये है शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। ठीक है, आगे चलते हम लोग वंश देखते हैं कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। और मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन? तो चंद्रगुप्त और उनके बेटे जो थे बिंदुसार और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, ये 3 लोग महत्वपूर्ण राजा थे मौर्य वंश के। अब देखते हैं यहाँ पे कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। नीचे हम लोग कुछ मानचित्र देखेंगे और इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो ये जो पाटलिपुत्र थी ये साम्राज्य की राजधानी थी और बाकी जो अन्य थे वो प्रमुख थे, उसके नाम है उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है, ये प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी भारत का ये वाला एरिया जो हो गया, इधर वाला एरिया। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम। और क्या है, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ इसको। उज्जैन कहाँ पड़ता था? तो उत्तर भारत से हम लोग जब दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तब उसी रास्ते में उज्जैन पड़ता था। ठीक है, और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे और मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक है, तो सामाजिक बनावट के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। और आगे है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है और ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। और उन देशों के नाम बताना है आपको जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो ये लाल जो घेरा है वहाँ से क्या है कि वो यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो कहाँ कहाँ से मिले हैं भाई? तो ये है मानसेहरा, शाहबाजगरी, लंपक, कांधार और इधर है कलसी, टोपरा। कलसी कहाँ है ये ज़रा बताइए आप लोग। यहाँ टोपरा है, मेरठ है ना, दिल्ली। और फिर है ये गुज्जर, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, सोपरा, सन्नती, ये सब देख सकते हैं आप लोग। और बिहार में आए तो रामपुरवा, लौरिया, अरेराज। ठीक है, और फिर यहाँ पे सारनाथ, कौसाम्बी, इलाहाबाद, ये धौली जौगड़ उड़ीसा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मास्की, ब्रह्मगिरी, येरागुड़ी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से अभिलेख मिले हैं। और महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से, महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे? तो ये हमने देख लिया, उज्जैन था, फिर ये पाटलिपुत्र है ना, और फिर ये तक्षशिला। और ये हो गया हमारा मैप कंप्लीट। आप लोगों को क्या करना है कि बार बार इस मैप को दोहराना है। ठीक है, सप्ताह में एक बार तो कम से कम मैप वर्क आप लोगों को कर ही लेना चाहिए ताकि चीज़ें याद हो जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो आगे देखते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है।
इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि राज्य जो होता है, साम्राज्य जो होता है वो राज्य से बड़ा होता है, ठीक है। तो जब बड़ा होगा साम्राज्य, अर्थात वहाँ पे कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की भी अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में आवश्यकता होगी, और अधिक संख्या में सेनाओं की भी आवश्यकता होगी, बड़े बड़े सेनाओं की आवश्यकता होगी, है ना। अब देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यवसायियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। संदेशवाहक कहाँ थे? तो ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस अधिकारी थे उनके क्रियाकलाप पर नजर रखते थे। तो जासूसों पर भी नजर रखा जाता था। ये अपने आप में विचित्र बात है और प्रशासन की जो सुदृढ़ता है उसको दर्शाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल अर्थात गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि क्या, आगे बढ़ते हैं, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, और संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना क्या होता है? तो जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, किसी को भेंट स्वरूप, ठीक है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, ठीक है। अब है राजधानी में सम्राट, इसको पढ़ते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो जो पश्चिम एशिया का जो यूनानी राजा था सेल्यूकस निकेटर, उसी का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। क्या देखा है? तो मेगास्थनीज ने देखा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उन खाने को चखते हैं और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो यहाँ पे राजा की सुरक्षा के बारे में जिक्र किया गया है, किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। और अभी देखते हैं और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह विशाल प्राचीर से घिरा है और जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, ठीक है। और 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। जो 2-3 मंजिले घर हैं वो किससे बने हैं? तो लकड़ी से और कच्ची ईंटों से, ठीक है। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। और राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? ये तो जाहिर सी बात है, पता ही होगा। और आगे है कि पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, ये आपको बताना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। ये कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं? तो ये पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ से, कि संभवतः है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें, ठीक है। यानी जो जंगल में रहते थे वो भी मौर्य पदाधिकारियों को कुछ न कुछ देते थे, कर के स्वरूप ही देते होंगे। और अब आगे देखते हैं, अशोक एक अनोखा सम्राट। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख।
तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? तो जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत से सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। तो यहाँ पे अशोक ने किसी एक अभिलेख में ऐसी बात की है। ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। और कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है। और धम्म क्या है? तो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। तो कलिंग है कहाँ? तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है और इसके लिए आपको मानचित्र 5 को देखना होगा। कहाँ पे? पृष्ठ संख्या 68 पे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ये अपने आप में मतलब आश्चर्यजनक बात है कि कोई एक राजा, कोई एक शासक अपना शस्त्र त्याग कर देता है। इतिहास में ये एक अनोखी घटना है ना। अब आगे देखते हैं कि अशोक का धर्म क्या था, ये देखना है पहले। और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक ये स्तंभ दिया हुआ स्तंभ का चित्र है। तो ये है कि उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि अशोक का धर्म क्या था। तो अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे और ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। ठीक है, मतलब किसी समाज में नैतिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी अशोक ने स्वयं की समझी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने धम्म महामात, ठीक है, धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसीलिए इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। ठीक है, अर्थात समाज की जो बनावट थी उसको बेहतर करने का प्रयास किया उन्होंने और सभी के स्वास्थ्य की उन्होंने चिंता की। सबके लिए अस्पताल बनवाए, पशुओं के लिए भी उन्होंने प्रयास किया, विश्रामशालाएं बनवाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे। तो ये भी देखते हैं कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। आगे है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मोपदेश आज भी हम में एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है चैप्टर को तो जाइए और देखिए और लिखिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो यह है आरंभिक ब्राह्मी, यह है देवनागरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये बांग्ला का अ है ना,
और ये मलयालम का है और ये तमिल का है। ये तो लग रहा है जैसे हम लोग म लिख देते हैं ना रफ में, जल्दी जल्दी में लिख दिए मलयालम, तो उसी तरह से तो हो गया ये मलयालम कहा है ना। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इधर है कि अन्यत्र में कुछ कुछ दिया रहता है हर चैप्टर के लास्ट में। इसमें क्या है कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। कितने वर्षों तक? 2000 वर्षों तक। समझ रहे हैं आप, एक सभ्यता उत्पन्न होकर और अंत हो सकती है 2000 वर्षों में, और ये चीन की दीवार के निर्माण अभी तक हो ही रहा था। ठीक है, और क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। 6400 किलोमीटर, समझ रहे हैं आप कितना है 6400 किलोमीटर। बिहार और दिल्ली, बिहार से दिल्ली की जो दिल्ली का जो डिस्टेंस है, मतलब मैं जिस एरिया में जाती हूँ वहाँ पे अगर मगध और फिर दिल्ली का अगर हम लोग माने तो 1000 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और यहाँ पे 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ऐसे ही ये 8वां अजूबा नहीं है चीन की दीवार, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। और पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था, ये आपको बताना है, तुलना करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो शब्द देखे हैं, जो शब्द सीखे वो है साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धम। ठीक है, अब यहाँ पे कल्पना करना है, बच्चों के लिए कुछ कुछ काम है। आप लोग चाहें तो ये सब जो कार्य दिए गए हैं कि मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनानी है या फिर रिक्त स्थानों को भरना है, तो आप लोग इन कार्यों को भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तिथि दी गई है, और यहाँ से हो सकता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए। आप लोगों को लग रहा होगा कि चैप्टर खत्म हो गया, अब वीडियो बंद करके भाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट तिथि है कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। अगर यही आपसे पूछ दे कि कब हुई थी मौर्य साम्राज्य की शुरुआत और आप लोग को लगेगा कि ये क्या फैक्ट पूछ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ फैक्ट है, लिख लीजिए इसको और याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें और धन्यवाद।